Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Surya School Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में कि किस तरह से कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अपना डोमिनेंस किया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 1952 से 67 का जो टाइम पीरियड है, इसको कांग्रेस सिस्टम भी बोला जाता है। कांग्रेस सिस्टम की इस समय पूरा सिस्टम जो था वो कांग्रेस के कंट्रोल में था। ओके, तो हमने इन चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। हम बात करेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस की नेचर, कि उसकी प्रकृति। देखिए कि एक अगर बात करें कि इंडिया में जैसे कि 1952 से लेकर 67 तक वन पार्टी का रूल रहा था, कांग्रेस ने अकेले डोमिनेंस किया था। इसके अलावा और भी वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज जहाँ पर कि एक ही पार्टी ने डोमिनेंस किया, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में जो एक पार्टी ने डोमिनेंस किया और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में एक पार्टी ने डोमिनेंस किया, तो उन दोनों की नेचर में डिफरेंस था। तो इसमें हम यही बातें करेंगे कि उनकी नेचर में क्या डिफरेंस था, एक चीज़। दूसरा, इसमें हम टॉपिक एक डिस्कस और करेंगे कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, कि कांग्रेस जो थी वो सोशल एक और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। मींस अलग अलग सोच के लोग थे, अलग अलग सोसाइटी के, जो डाइवर्स सोसाइटी है उस सभी के लोग उसमें शामिल थे, उन सभी का एक ग्रुप था। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेचर ऑफ कांग्रेस। देखिए नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, पहले तो देखिए ये सिंबल दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एक पेयर ऑफ बुलक दिखाया हुआ है। ये पेयर ऑफ बुलक जो है ये कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल था, कि जब 1952 में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे उस समय कांग्रेस का सिंबल यही था, ए पेयर ऑफ बुलक। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस का स्टार्टिंग में सिंबल था, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हुआ था 1969 में, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, वो आगे हम पढ़ेंगे, तब इसका हुआ था। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो कांग्रेस का इलेक्शन जो सिंबल था वो था ए पेयर ऑफ बुलक। देखिए नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, कि इंडिया ही केवल अकेला वो कंट्री नहीं है जिसने कि एक ही पार्टी के डोमिनेंस को देखा हो। इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा है। बट देयर इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। लेकिन इंडिया और वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। In the rest of the cases, the dominance of the one party was ensured by comprising democracy। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें, जो डेमोक्रेसी रही है, एक पार्टी का जो डोमिनेंस रहा है वो डेमोक्रेसी के बेस पर रहा है, कि डेमोक्रेसी यहाँ पर थी। देखिए कि इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली ए सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। देखिए कुछ कंट्रीज, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया, इसमें वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक ही पार्टी को परमिट करता है कि एक ही पार्टी वहाँ पे रहेगी। इसके अलावा कुछ कंट्रीज है, म्यांमार हो गया, बेलारूस, इजिप्ट, एशिया, आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स, कि ये कुछ स्टेट्स और है जहाँ पर कि एक ही पार्टी का स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पर क्या कि यहाँ पर लीगल और मिलिट्री मेजर्स के बेसिस पर यहाँ पर एक ही पार्टी का रूल है। अनटिल ए फ्यू ईयर्स एगो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स। कुछ ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी सिंगल पार्टी का रूल था। What distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions। कि देखिए कि अब इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी का रूल था और वर्ल्ड में जो और दूसरी पार्टी का, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस मिलता है। देखिए मैनी पार्टीज कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस इन द कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो कई पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शन, और इसके बावजूद कि काफ़ी पार्टीज ने चुनाव लड़े, उसके बावजूद कांग्रेस अकेली ही पार्टी वहाँ पर डोमिनेंस कर रही थी। दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस हैज़ इंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड, कि ऐसा ही वहाँ पर था साउथ अफ्रीका में, जो वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, कि जब वहाँ पर वो ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिफरेंस था वो ख़त्म हुआ था, तब वहाँ पर उसने अकेले ने भी रूल किया था और वहाँ पर भी एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस हुए थे। ओके,
द रूट्स ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीजेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और कांग्रेस ने जो यहाँ पर अपना डोमिनेंस रखा उसका क्या कारण, उसमें एक बात कर सकते हैं लीजेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल की। जैसे हमने पढ़ा भी था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट था उसमें कांग्रेस का काफ़ी बड़ा रोल था और लोगों को जनरली यही एक भरोसा था कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो कांग्रेस पार्टी के दम पर, इसलिए लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि नेशनल मूवमेंट का उसको इनहेरिटी माना जाता था। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल वर नाउ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट। और देखिए उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था वो आज कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों को वो पॉपुलर थे लोगों के बीच में। द कांग्रेस वाज ऑलरेडी ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, और कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कांग्रेस का डोमिनेंस का रीजन रहा था। कि कई बार ये पूछा जाता है कि क्या रीजंस थे कांग्रेस के डोमिनेंस का, तो उसमें एक तो यही आता है कि लीजेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कि पॉपुलर लीडर्स इन द कांग्रेस, कांग्रेस में पॉपुलर लीडर्स थे, इसके अलावा वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी वो। एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ ए स्ट्रेटजी द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इज कैंपेन। देखिए इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज थी वो जनरली स्ट्रेटजीज बना रही थी, हम ये करेंगे ऐसा करेंगे, वो स्ट्रेटजीज बना रही थी, जबकि कांग्रेस ने उस समय स्ट्रेटजी को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट मैनी पार्टीज वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस, और काफ़ी पार्टीज थी जो कि इंडिपेंडेंस के आसपास ही बनी, आज़ादी के आसपास ही बनी थी। और आफ्टर दैट, और उसके बाद, दस द कांग्रेस एट द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, और कांग्रेस जो थी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो कि 1885 में बनी थी, तो उस चीज़ का उसको एडवांटेज मिला। बाय द टाइम द इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री एज वी हैड सीन इन द मैप्स, बट ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। और एक सबसे बड़ी बात कि उस समय जो कांग्रेस का जो आप कह सकते हो कि नेटवर्क था वो लोकल लेवल तक था, कि ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर चल रहा है, वो लोकल लेवल तक, यानी कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज द कांग्रेस वाज टिल रिसेंटली ए नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव, ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और नेशनल मूवमेंट का तो था ही था, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सभी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कि कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस था। कांग्रेस की नेचर ये थी कि कांग्रेस को जो जीत मिली थी, कांग्रेस ने जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस को जीता था, उसका रीजंस क्या था, तो ये उसके रीजंस थे। हमने इसके अलावा और दूसरे कंट्रीज़ का पढ़ा था कि वहाँ पर भी वन पार्टी का रूल था। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसका दिया हुआ है ये आपका मैक्सिको का PRI जो है, PRI पार्टी के रिगार्डिंग, आपने इसको 10th में भी पढ़ा है PRI, तो उसके बारे में एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए PRI पार्टी जो है 1929 में फाउंड की गई थी। इसका नाम था नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम हो गया था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI स्पेनिश में, ठीक है। और इन्होंने 6 डिकेड तक लगभग मैक्सिको के ऊपर रूल किया, ठीक है। अब ये पार्टी जो थी, इसको एक तो बेनिफिट था कि ये मैक्सिको में रेवोल्यूशन हुआ था, उस चीज़ का जनरली ये एक विरासत में इनको मिला था। इसके अलावा ये पार्टी जो थी अलग अलग तरह के लोगों का एक मिक्सचर थी। देखिए इसमें कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स थे, लेबर्स, पीजेंट्स थे, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्लूटरसो इलियास कैलिस द फाउंडर ऑफ PRI के फाउंडर देखिए ये थे, वाज एबल टू कैप्चर, कि उन्होंने कैप्चर कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन पर और वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। इसके बाद रेगुलर इंटरवल्स के बाद वहाँ पर इलेक्शंस हुए और हर बार PRI पार्टी जीतती थी। अदर पार्टीज एग्जिस्टेड इन नेम ओनली सो एज गिव द रूलिंग पार्टी ग्रेटर लेजिटिमेसी, और दूसरी पार्टीज भी थी वहाँ पर, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं था, कि बस ये दिखाना चाहते थे कि भाई जो इलेक्शंस है वो एक डेमोक्रेटिक वे में हो रही हैं और दूसरी पार्टीज भी चुनाव लड़ रही हैं। द इलेक्टोरल laws were operated in a manner so as to ensure that the PRI always won, और जहाँ पर वोटिंग्स भी होती थी उसमें भी जनरली यही था कि इस तरह का वो था कि पार्टी जो होगी वो जीतेगी, जो वो PRI पार्टी होगी। इलेक्शंस वर ऑफन रिग्ड
एंड मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टीज। इलेक्शन में वहाँ पर गलत तरीकों का मिसयूज़ किया जाता था पावर्स का। फाइनली द पार्टी लॉस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन 2000, और 2000 में वहाँ पर वो PRI पार्टी चुनाव हार गई। मैक्सिको इज़ नो लॉन्गर ए वन पार्टी डोमिनेटेड पार्टी। अब मैक्सिको वन पार्टी डोमिनेटेड पार्टी नहीं है, बट द टैक्टिस सपोर्टेड बाय द PRI ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डोमिनेंस हैड ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो PRI ने वहाँ पर जो तरीके अपनाए थे उनकी वजह से वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। द सिटीजन्स हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शंस। और वहाँ के इलेक्शंस के रिगार्डिंग अब फ्री एंड फेयर होते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा वो भी हैं वहाँ के अवेयर भी हैं। तो ये एक डिफरेंस था कि देखो आपने इंडिया में भी इलेक्शंस देखे और वन पार्टी का डोमिनेंस देखा। दूसरा हमने मैक्सिको का एग्जांपल पढ़ा कि मैक्सिको में भी इलेक्शंस हुए और यहाँ पर भी एक पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि दोनों में जो जीत का कारण था दोनों का बिल्कुल अलग था। एक ने गलत तरीकों का यूज़ कर कर जीत हासिल की थी और दूसरी तरफ उसने एक डेमोक्रेटिक वे के द्वारा इलेक्शंस जीते थे। ओके, अब इसके बाद है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, कि जो कांग्रेस है एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन है। सोशल मैंने आपको बताया था, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी में जो डाइवर्स ग्रुप है उन सभी का ग्रुप है। और आइडियोलॉजिकल आपने पढ़ा भी है कि जैसे पहले हमने कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इसके बारे में पढ़ा था। तो अलग अलग आइडियोलॉजी है, उन सभी के लोग कांग्रेस के साथ शामिल थे। देखिए, यू हैव already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group, कि कांग्रेस स्टार्टिंग में एज ए प्रेशर ग्रुप काम कर रही थी फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास टू ए मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी, कि जनरली जो उस समय एजुकेटेड प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लासेस के लोग थे उनके साथ मिलकर उन्होंने मूवमेंट किया था। दिस लेड द बेसिस फॉर इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मास पॉलिटिकल पार्टी, और बाद में उसी के बेस पर चलकर ये एक बड़े लेवल पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम पर अपना डोमिनेंस किया। दिस लेड ऑन द बेसिस फॉर इट्स thus द कांग्रेस बिगेन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग, कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी उसने स्टार्टिंग में जो बिगिन किया था पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर डोमिनेटेड, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलाइट्स, इन लोगों के साथ अपने मिलकर काम किया, इन लोगों पर डोमिनेट किया अपना। बट विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च ए सोशल बेस वाइडन, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था तो इन्होंने और लोगों को भी अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, तो अलग अलग लोगों को ये अपने साथ लेकर आए थे। हुज इंटरेस्ट आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, और देखो अलग अलग ग्रुप थे तो सबकी अलग अलग सोच थी, सबके जो इंटरेस्ट थे वो भी अलग अलग थे, लेकिन उन सभी को ये एक साथ लाए। पीजेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट, कि पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है दोनों के ओपिनियन कभी मैच नहीं कर सकते, उनको साथ लिया। अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस, सभी को कांग्रेस में स्पेस मिला, यानी कि कांग्रेस ने सभी लोगों को अपने साथ शामिल किया। तो ये उसका एक सोशल कोलिशन हुआ। ग्रेजुअली इट लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद ए रूरल ओरिएंटेशन। अच्छा, इसके अलावा जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, कांग्रेस की लीडरशिप पहले जनरली जो अपर क्लास के लोग थे उनके पास थी, अब उन्होंने जो लोअर क्लास के पीजेंट्स वगैरह थे, एग्रीकल्चर जो लोग थे, उन लोगों को भी उन्होंने अब लीडरशिप की तरफ मिलाना शुरू किया, कि उनको भी लीडरशिप दी जाने लगी, जिससे कि पुअर्स और रिच दोनों ही कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, और इंडिपेंडेंस तक आते आते कांग्रेस एक रेनबो की तरह हो गई थी। रेनबो की तरह जैसे कि आप उसमें कह सकते हो कि रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, और जनरली कांग्रेस को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और बोला जाता है, कि जैसे अम्ब्रेला भी अगर हम देखें डिफरेंट कलर्स की अम्ब्रेलाज होती हैं, तो उनमें एक ही उसमें अम्ब्रेला में अलग अलग कलर्स के वो मिलते हैं, तो उन सभी को एक साथ यूनाइट किया गया है। तो कांग्रेस ने भी वही सिस्टम को यहाँ पर अपना अडेप्ट किया था। ओके, इसके अलावा उसमें क्लास कास्ट हो गया, रिलीजन के लोग थे, लैंग्वेज के लोग, मीन्स अलग अलग तरह के लोग सभी उसमें शामिल थे।
मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस। तो इन सभी ग्रुप्स ने कांग्रेस के साथ अपने आप को शामिल कर लिया था। वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस, और वो जनरली कांग्रेस के साथ कई बार कंटिन्यू वैसे उससे बाहर नहीं होते थे। एज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ्स, देखो लोगों के अलग अलग बिलीफ्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस में शामिल रहते थे। इन दिस सेंस द कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल, इसके साथ साथ कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी था। इट अकोमोडेटेड द रिवोल्यूशनरी, अब देखो उन्होंने किस किस को अपने साथ रखा, रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के लोग थे, पैसिफिस्ट थे, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर। मीन्स सभी तरह की आइडियोलॉजीज को कांग्रेस ने अपने साथ शामिल किया था। और कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि कांग्रेस वॉज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, एक्सप्लेन इट, कि कांग्रेस कैसे एक सोशल और आइडियोलॉजिकल वो था, कोलिशन था, एक्सप्लेन की। तो यही चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। द कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट, कि कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर कि सभी तरह के लोग थे, सभी तरह की पार्टीज, इवन नेशनल मूवमेंट जो था कांग्रेस ने चलाया था, दूसरी पार्टीज भी उनके साथ शामिल हो रही थी। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज with their own constitution and organizational structures were allowed to exist within the Congress। और देखो आपने इंडिपेंडेंस से पहले पढ़ा था कि कई अलग अलग पार्टीज थी, ठीक है, लेकिन वो सभी लोग कांग्रेस के साथ भी शामिल थे। कि आपने पढ़ा था ना कि पहले जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, 34 में बनी थी, और वो उसके मेंबर्स के पास ड्यूल सिटीजनशिप होती थी। ड्यूल सिटीजनशिप का कहने का मतलब एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप थी, दूसरी कांग्रेस की मेंबरशिप थी, तो दोनों की, तो इस तरह से बाकी पार्टीज भी उस समय इनके साथ जुड़ी हुई थी, तो कांग्रेस के साथ ही एग्जिस्ट करते थे। तो इस तरह से कांग्रेस जो थी एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए हमने इससे पहले दो पार्टीज के बारे में पढ़ा है, एक सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था हमने, तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, ठीक है। और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कि कम्युनिस्ट पार्टी, आपको मालूम होगा कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन 1952 इलेक्शन की, जिनमें उसको 16 सीट्स मिली थी। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, कांग्रेस से किस तरह से ये डिफरेंस थी, ये क्वेश्चन आता भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि इन द अर्ली 1920s communist groups emerged in different part of the India, taking inspiration from the Bolshevik revolution in Russia। कि रशिया में रिवोल्यूशन हुई थी 1917 में, तो वहाँ से इंस्पायर होकर 1920 में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कम्युनिस्ट ग्रुप्स बन गए थे, और वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्क मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि 1935 तक तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। ए पार्टिंग ऑफ वेज टुक प्लेस इन दिसंबर 1941 व्हेन द कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। और 1941 में उनकी सोच थोड़ी सी अलग हो गई, और उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, कि जिस समय वो नाजी जो जर्मनी में थे उनके खिलाफ ब्रिटिश को सपोर्ट करना शुरू किया। अनलाइक द other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence। तो दूसरी उनकी तरह आप कह सकते हो, उनसे अलग थी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, ये भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी आप कह सकते हो इसको, और काफ़ी डेडिकेटेड पार्टी थी। हाउएवर इंडिपेंडेंस रेज्ड डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी, हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद उसमें काफ़ी वॉइसेस रेज हुई, अलग अलग वॉइसेस रेज हुई। द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और उनमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि वाज इंडिया रियली फ्री और वाज फ्रीडम ए शाम, कि क्या इंडिया रियली में इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये सिर्फ एक दिखाया गया है हमें। Soon after independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence। कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पावर को, ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने जो पावर को इंडियन गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की जो थी उनको जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, वो रियल में एक ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है। एनकरेज वॉयलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना, और तेलंगाना में उन्होंने काफ़ी वॉयलेंस किया था।
द कम्युनिस्ट फेल्ड टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजिशन एंड ऑल्सो क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेज। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर जनरली मूवमेंट तो चलाया, वायलेंस तो किया, लेकिन लोगों का उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और लास्ट में आर्म्ड फोर्सेज ने उनके जो मूवमेंट को दबा दिया। दिस फोर्स्ड देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। इसके बाद उन्होंने दोबारा से अपनी पोजीशन को रीथिंक किया, उनको सिचुएशन को रीथिंक किया। In 1951, the Communist Party abandoned the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general election। और 1951 में उन्होंने कहा कि भाई वो वायलेंस नहीं करेंगे, वायलेंस को छोड़कर उन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने को डिसाइड किया। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, आपको मालूम है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में उन्हें 16 सीट्स मिली थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में शामिल हुई थी। द पार्टी सपोर्ट वॉज मोर कंसंट्रेटेड। और ये पार्टी जनरली कहाँ पर काम कर रही, देखो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। और केरला का आपको मालूम है कि 57 में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। इसके लीडर्स देखिएगा, A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपाद, ध्यान है ना E.M.S. नंबूद्रिपाद जो कि वहाँ के CM बने थे, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया, ये कुछ उसके मेन लीडर्स थे CPI के। द पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर्स। और 1964 में पार्टी स्प्लिट हो गई थी और इसमें दो चीज़ों के बीच में हुई थी ये कि दो आइडियोलॉजी क्या है, एक पर सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी, दूसरा चाइना की। प्रो सोवियत जो थे उनको CPI रही और जो दूसरे थे उन्होंने CPI-M को बनाया। ओके, तो ये इस तरह से CPI पार्टी का था। अब देखिए यहाँ पे A.K. गोपालन के बारे में दिखाया हुआ है कि A.K. गोपालन कौन थे। केरला के कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। पहले एज ए कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया, बाद में इन्होंने CPI को 1939 में ज्वाइन किया। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कि 1964 में CPI स्प्लिट हो गई थी, ज्वाइन द CPI-M और फिर उन्होंने CPI-M को ज्वाइन किया और वर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द पार्टी और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। रिस्पेक्टेड एज ए पार्लियामेंट्रियन, पार्लियामेंट में रह चुके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब रहे थे, 1952 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। ओके, तो ये A.K. गोपालन के बारे में था। ओके सुनो, तो एक तो हमने ये पढ़ा है कि कैसे कांग्रेस की नेचर जो थी दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस था उससे कैसे अलग थी और किस वजह से कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स पर 15 ईयर्स तक अपना डोमिनेंस रखा। दूसरा हमने इसमें पढ़ा कि कैसे जो कांग्रेस थी वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी, किस किस तरह के लोग उसमें शामिल थे, कौन कौन से ग्रुप के लोग इसमें शामिल थे। और तीसरा हमने इसमें पढ़ा CPI पार्टी के बारे में कि कैसे बनी, क्या इनकी सोच थी, क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, क्या कौन कौन से इनके लीडर्स थे और आगे चलकर ये कैसे स्प्लिट हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।